हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ढेर सारे प्रश्न आते हैं और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है गाइज, आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं गाइज। तो चलिए देख लेते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार तेजी से आप लोग सेशन को जरा शेयर कर दीजिए, और लोग काफ़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मजा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। एक ही लेक्चर में सब कुछ, देखिए कैसे समाप्त होने वाला है, एक ही लेक्चर में सब कुछ कैसे फिनिश होगा उसकी बात भी हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गाइज आप जान रहे हैं कि यह है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग से करते हैं, बेस से बिल्कुल लेकर के चलते हैं। देखिए टर्म शब्द इकोलॉजी जो है, टर्म इकोलॉजी गिवन बाई अर्नेस्ट हैकेल। हैकेल ने दिया शब्द इकोलॉजी। ये टर्म इकोलॉजी किसने दिया गाइज? ये दिया अर्नेस्ट हैकेल ने। कब दिया? 1868 में। 1868 में दिया अर्नेस्ट हैकेल ने ये टर्म दिया। और इसे यूज किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले यूज्ड बाय रीटर। किसके द्वारा? रीटर के द्वारा, या कह दीजिए रिचर के द्वारा इसका सबसे पहले यूज किया गया। तो ये देख लिया आपने। दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट्ज। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट्ज ये हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। बिल्कुल सिंपल वे में, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लेकर के चलते हैं गाइज। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? तो रामदेव मिश्रा। कौन है गाइज? रामदेव मिश्रा, या कह दीजिए आर मिश्रा या आर डी मिश्रा, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो कह दीजिए आप आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। देखिए हम आज जो भी करा रहे हैं ये सभी प्रश्न पूछे गए गाइज इकोलॉजी में। आप जानते हैं क्योंकि आप 10 में भी 9 में भी है इकोलॉजी, और इंटर में भी आपने पढ़ा है इकोलॉजी को। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन इसमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो थोड़ा सा आपको मालूम होनी चाहिए गाइज। तो चलिए देखते हैं आगे पॉइंट्स। अब इकोलॉजी है क्या? अकॉर्डिंग टू ओडम। ओडम के अनुसार थोड़ा सा हम देखते हैं। ओडम एक साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसार इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया। तो ये है परिभाषा इकोलॉजी की कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति का। ये नेचर मीन्स क्या है गाइस? नेचर मीन्स है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। इकोलॉजी जो है प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन है। प्रकृति की संरचना और कार्य के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो अब ये तो आपको पढ़ना नहीं है, परिभाषा तो वहां आती है नहीं, लेकिन हाँ ऐसा दे देता है, ये टर्म दे देगा, पूछ लेगा यह कथन किसका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट एक टर्म और है, यह टर्म भी पूछा गया है कि ऑप्शन दे दिया था कि ये टर्म को लास्ट में क्या कहते हैं। तो देखिए द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीवित जीवधारी गाइस। जीवित जीवधारी और पर्यावरण के बीच इंट्रैक्शन के अध्ययन को क्या कहते हैं? कहते हैं इकोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। यह है दूसरी डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन है गाइस। किसके किसके अध्ययन को कहते हैं? यानी जीवित जीवधारियों और पर्यावरण के बीच इंट्रैक्शन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी कहा जाता है एल्टन को। किसको कहा जाता है? एल्टन ने। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड दिया था। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड, गेव कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड किसने दिया था? एल्टन ने। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे अगर चलते हैं तो ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी दो यहां पर शाखाएं हैं, ये देख लीजिए, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी देख लीजिए कौन कौन सी हैं। इस टर्म को भी आपको ध्यान रखना है। इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, यहां देख लीजिए दो ब्रांच हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया स्क्रोटर एंड किर्चनर। स्क्रोटर एंड किर्चनर के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी का। यह भी क्वेश्चन आ चुका है गाइस, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आर्ट इकोलॉजी क्या है, सीन इकोलॉजी क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। आर्ट इकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन सिंगल स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखिए क्या है सिंगल स्पीसीज, यानी एक जाति और इसके पर्यावरण के बीच इंटर रिलेशन के अध्ययन को आर्ट इकोलॉजी कहते हैं।
आर्टिकोलॉजी कहते हैं। किसको आर्टिकोलॉजी कहते हैं? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन सिंगल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो आप यह समझ गए होंगे बखूबी गाइस। तो ये आप देख लीजिए, आर्टिकोलॉजी की यह परिभाषा आती है एग्जाम में और पूछ लेता है आर्टिकोलॉजी क्या है, सिनिकोलॉजी। अब यहाँ सिंगल स्पीसीज और इसके पर्यावरण के बीच इंटर रिलेशन का अध्ययन है आर्टिकोलॉजी। लेकिन सिनिकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन और कम्युनिटी एंड दियर इन्वायरमेंट। यानी देख लिया, अब यहां सिंगल स्पीसीज नहीं है, पॉपुलेशन अथवा कम्युनिटी, पॉपुलेशन अथवा कम्युनिटी और उसका पर्यावरण के इंटर रिलेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? सिन इकोलॉजी कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट आर्टिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैंने बता दिया, स्क्रोटर एंड किर्चनर ने दिया। और ये भाई साहब 10% लिंडेमान का जो 10% का नियम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही ऊर्जा सूर्य से मिलती है, फिर पौधों को मिलती है, पौधों को दूसरे जो हर्बीवोरस हैं शाकाहारी वो खाते हैं उन्हें, फिर शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को फिर सबसे सर्वोच्च जो उपभोक्ता है वो ग्रहण करता है। तो ये जो ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर होती है वो कितना % ट्रांसफर होती है? 10% एक दूसरे से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। मान लीजिए कि हम हैं, हमको आया शेर अटैक किया और हमको खा गया, तो हमारी पूरी ऊर्जा से लगभग कितना %? 10% उस शेर को मिलेगी। शेर को दूसरा कोई खा गया, उससे 10% जाएगा। तो 10% का जो नियम है एनर्जी ट्रांसफर का, ये लिंडेमान ने दिया था। तो ये तो बहुत प्रचलित है गाइस, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रचलित है, बहुत आता है। चलिए थोड़ा इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये क्या है, इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं और कुछ जैविक घटक होते हैं। देखो इकोलॉजी जो है, अब ऐसा समझिए, हम इकोलॉजी की बात करें या इसी में अभी एक टॉपिक है इकोसिस्टम, पारितंत्र। पारितंत्र वो है क्या, इसको समझिए। अब इसमें अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों हैं। अब इस टर्म को आप समझिएगा, नॉट सर्म, टर्म। एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक, इसका मतलब वो जीव नहीं है, जीवित नहीं है। जैसे जीवित नहीं है कौन कौन से अजैविक घटक, और जो जैविक घटक हैं वो पूरे अजैविक घटकों के द्वारा ही घिरे हैं। जैसे हम जैविक घटक हैं, जीवित है ना, तो अब मान लीजिए भले वो कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, जो सड़ गल जाए, समझ रहे, सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा, वो जैविक घटक हैं। जो न सड़े गले, ऐसा कह दीजिए अजैविक घटक में, जैसे हवा है, वो जीव है क्या? नहीं, अजैविक घटक में आएगा। लाइट जो प्रकाश, अजैविक घटक में आएगा। जल अजैविक घटक में आएगा। जो मृदा है, मिट्टी, अजैविक घटक में आएगा। ये सब क्या है? अजैविक घटक है। जैसे आप कह दें, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। वो क्या है? वो भी है क्या है? अजैविक घटक है। प्लास्टिक आपका क्या है? अजैविक घटक है भाई, वो आपका जो है अजैविक घटक के अंतर्गत ही आता है। अब जैसे सीवेज आ जाए, गंदे जो नाले हैं उससे जो निकल रहे हैं, गंदे नाले जो मलमूत्र निकल रहा है, वो जैविक घटक है। जैविक घटक उसका अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो क्या कर दिया जाएगा? अपघटित कर दिया जाएगा गाइस, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उसमें भी है। तो चलिए अब यहाँ हम समझते हैं, पहले कुछ जो है फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को देख लेते हैं, यह भी बहुत आता है। फिर कुछ जो है कुछ दिवस हैं उसको देख लेते हैं, फिर इसमें जो मोटा मोटा क्या है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पूछा जाता है CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कहीं कहीं CFCS लिखा रहता है, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं ना गाइस, रेफ्रिजरेटरों से। CFC अभी मैं इसका रोल बता रहा हूं कि कहाँ है ये हानिकारक है। पैन पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, पैन का पूरा ये नाम है इसके अंतर्गत। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, गाइज ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो मैं आपको बता दूं, अभी महाकुंभ चल रहा था ना, तो जो पानी था, जो गंगा जी का पानी था, जो प्रदूषण कर रहा था, वहाँ से गंदा नाला भी छोड़ा जा रहा था, तो हमेशा वो चेक किया जा रहा था, हमेशा CPCB के द्वारा जो है वो चेक किया भी जा रहा था। CPCB ये क्या है देख लीजिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये CPCB के द्वारा उसकी जो है समय समय पे जांच भी की जा रही थी। अब देख लीजिए, अच्छा BOD अगर ज्यादा हो गया तब क्या है, मतलब BOD कैसे बताता है कि पानी एकदम प्योर है कि इम्प्योर है। अगर BOD कम है तो समझिए जितनी BOD कम होगी उतनी प्योरिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगी। BOD ज्यादा है इसका मतलब प्योरिटी ऑफ वाटर इज बहुत कम होगी, समझ रहे हैं? ए है।
अब IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कहीं कहीं इतना ही लिखा होगा IUCN नेचर तक, लेकिन कहीं कहीं आपको एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए MIC क्या है? बहुत बहुत जो है ये हाईलाइटेड चल रही है अभी जो है। इसके जो मेथिल आइसोसाइनेट पूरा नाम है मेथिल आइसोसाइनेट। ये घटना हुई थी कब? 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 में। कहीं कहीं 3 दिसंबर लिखा रहता है, तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। कहां पर? यह भोपाल ट्रेजेडी की घटना है। भोपाल ट्रेजेडी की घटना है, समझ रहे हैं गाइस? भोपाल ट्रेजेडी की घटना है। इसमें जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसमें गैस का MIC गैस का रिसाव होने के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे और इसका असर काफी दिनों तक चल रहा था। अभी हाल ही में इसका जो मलबा है, उसको जो वेस्टेज है, कचरा है, उसको फिलहाल जलाने को लेकर के बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी ये मामला हाईलाइट में चल रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। MIC मेथिल आइसोसाइनेट 3 दिसंबर 1984 को भोपाल ट्रेजेडी गैस रिसाव की दुर्घटना हुई थी। MAB मैन एंड बायोस्फीयर। CPCB मैंने बता दिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यूनेस्को देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UNEP क्या है? अब ये देखिए UNEP क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये कहाँ है मुख्यालय भाई? पेरिस में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप जानते ही होंगे। FSI BSI ZSI ये है क्या? FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, BSA बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। NGT की रिपोर्ट पे बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी ये हाईलाइटेड जो मैंने CPCB की बात किया और NGT, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा गाइस। इन दोनों को NGT और CPCB मैंने बताया, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। कुंभ खत्म हुआ, इस पे बहुत तेजी से प्रकरण चल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया गया कि जो महाकुंभ हुआ उसमें बहुत ये दावा किया जा रहा है CPCB के द्वारा कि वहां पर जो पानी है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं था। ऐसा मतलब न्यूज में आ रहे हैं। हम भी परफेक्ट, देखो मैं बोल रहा हूं, कहीं भी सत्यापन कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाँ वो नाला मैं आपको दिखा सकता हूं जहां वो गिर रहा है, समझ रहे हैं? 4 नाले देखिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 में ये पारित हुआ था। NGT को आप ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम। और एक है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कब पारित किया गया था? 1972 में। तो ये कुछ फुल फॉर्म थे, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ डे हैं, दिवस हैं, इनको ध्यान रखिए, फिर आगे चलते हैं गाइस। जैसे ये तो सभी जानते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये दुर्घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये सभी आप जानते हैं। अब जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब हुआ? ये 1980 में यह पारित हुआ। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना? 2002 को। और अर्थ समिति का गठन 1992। वर्ल्ड समिति ये 2002। और चेरनोबिल डिजास्टर 26 अप्रैल 1986। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973। और वर्ल्ड लाइफ एक्ट वाज पास्ड इन 1972। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं गाइस, मैक्सिमम आए हुए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शब्द हैं, वो शब्द किसने दिया इसको भी आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, एकदम कैटेगरी वाइज बना करके ले आता हूं आप सबके लिए। जैसे एक तरफ मैं टर्म लिख दिया हूं गाइस, एक तरफ मैं टर्म लिख दिया हूं, एक तरफ ये शब्द किसने दिया, इसको ऐसा आप बना लीजिएगा। आप लिखने के बाद कुछ इस तरीके से इसका ढांचा बना लीजिएगा, इस तरीके से, ऐसा लो भैया, ऐसा बना दिया। अब ये टर्म इकोसिस्टम किसने दिया? हैजी टांसले ने दिया टर्म इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी रोजन ने दिया। इकोटाइप टरेसन ने दिया। निच टर्म गिरनेल। और कीस्टोन स्पीसीज पैनी, इसमें एक साइंटिस्ट कभी कभी एक और दे देता है ना, इसमें ध्यान में नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टन, अभी तो इसको पीछे भी चर्चा किया। सक्सीशन हुल्ट ने दिया। और हॉट स्पॉट मेयर ने दिया। तो ये कुछ टर्म है जो किसने दिया,
इधर टर्म लिख दिया हूँ, जिसने दिया उधर लिख दिया हूँ। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा गाइस, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, देखिए कैसे ये बायोस्फीयर फॉर्मेशन होता है। ये आपने देखा है इंटर की जो एनसीईआरटी की जो किताब है वहां पर भी आपको ये देखने को सीधा सीधा मिल जाएगा, और एनसीईआरटी को भी एक बार हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे जितना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मेहनत करके इसको जो है इसका कलेक्शन किया गया है, और इसे पढ़ लिया तो आपका ज़्यादा जो है कवर हो जाएगा। और इंटर में भी इसलिए मैं समझाने विशेष रूप से। अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है ये तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सारे ये सब इंटर की बातें हैं कि वही सेल से सेल मिलकर के ऊतक बनाए, ऊतक से ऊतक तंत्र से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिले तो ऑर्गेनिज्म बन गया ऐसा। फिर उसके बाद वो जैव अणु जो बनते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जीवधारी जब मिल जाते हैं तो वही बनाते हैं क्या, पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन कई बनते हैं तो मिलते हैं तो कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी के द्वारा ही फिर कम्युनिटी सिस्टम और जो अजैविक घटक है उन सभी के द्वारा क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। फिर कई इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो बनता है बायोम, और बायोम फिर मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये आप ये देख लीजिए क्रम, कभी कभी ऐसा क्रम पूछ लेता है इसलिए मैं इसको नोट कर दिया हूं। क्रम इसका आप सही ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, ये आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी यह समझ में आ रहा होगा गाइस। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार थंब अप करिए जरा, फिर मजा आ जाए, और एक बार शेयर करिए। देखिए आप लोगों की संख्या जब देखते हैं तभी जो है ऊर्जा हमें भी आती है, फिर ऊर्जा हम आपको ट्रांसफर करते हैं। हालांकि यहाँ लिंडेमान का 10% नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर जो चौचक ऊर्जा देते हैं, समझ रहे हैं। और बिल्कुल इस समय आप लोग जो है एकदम जुट जाइए। हालांकि बहुत लॉस हुआ, काफ़ी दिन बाद हम क्लास लेकर के आए, लेकिन हाँ जो क्लासेस हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा हम आपका फिनिश करेंगे, आप भरोसा रखिएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो आपका कोर्स है टीजीटी और पीजीटी का वो मैं आपका कवर कर चुका हूँ। लगभग 3 भाग में से 2 भाग फिनिश हो चुका है एकदम करेक्ट, और 1 भाग बचा है। तो एक टॉपिक एक ही दिन में हम फिनिश करते हैं, उसके लिए कुछ आपको भी मेहनत करना पड़ता है, कुछ हमें भी मेहनत पड़ता है, तब जाकर के पूरा संपूर्ण होता है। और जैसे आज मैं लेक्चर ये बता रहा हूँ, आज लेक्चर बताने के बाद मैं आपका कल ही टेस्ट लूंगा गाइस, कल ही इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का टेस्ट लूंगा आपसे। तो आप लोग टेस्ट में भी जरूर शामिल रहिएगा। लेकिन हाँ, इससे अगर आपने पढ़ लिया तो जो टेस्ट आप चाहे जहाँ पर भी टेस्ट दीजिए तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा गाइस। चलिए, अब 1% हम नहीं कह सकते, हम कोई भगवान तो है नहीं कि 1% पूरा नहीं, पूरा 100 में 100 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको बहलाने फुसलाने का कार्य नहीं करता। देखिए इकोलॉजिकल फैक्टर, अब यहाँ इकोलॉजिकल फैक्टर कुछ हैं। अब इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में ये देखिए, एबायोटिक फैक्टर हैं कुछ और कुछ बायोटिक फैक्टर हैं। एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में मैंने बताया अजैविक घटक। अजैविक घटक अर्थात ये समझिए कि सब भैया इसमें जीव नहीं है। जैसे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर जो ताप है यह भी अजैविक है, और सॉइल जो मृदा है यह भी अजैविक घटक है। जल यह भी जो है अजैविक घटक है भाई साहब। वायु और विंड ये जो है कह दीजिए ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये भी क्या है भाई साहब, ये भी है क्या, आर्द्रता, ये भी अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। और ये भी मिलेगा, और बायोटिक घटक, तभी इकोसिस्टम बनेगा, तभी बनेगा। अब बायोटिक घटक इसका मतलब क्या, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, इन्वॉल्व होंगे बायोटिक फैक्टर्स में। जैसे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स 2 भाग में इसे डिवाइड कर दिया। किसको, बायोटिक फैक्टर्स को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे ये मुख्य रूप से प्लांट्स होते हैं, और इसी प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक। पौधे सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और जो इसको खाते हैं भाई साहब वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो पहले बात तो ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या, अब इसको समझिए। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हो गए। इसमें 2 कैटेगरी है, जैसे कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। कंज्यूमर का मतलब ये देखिए, ये उपभोक्ता है, उपभोक्ता। ये है उत्पादक, प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उत्पादक, और इसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता। ये डिपेंड रहता है अपने पोषण के लिए इसी पर, और ये तो डिपेंड होता है सूर्य पर। किस पर डिपेंड होता है, ये होता है सूर्य के प्रकाश से अपना पोषण बनाता है, फिर इससे पोषण कौन लेता है, उपभोक्ता लेता है। फिर इसके पूरा इसको नष्ट कौन करता है, डिकम्पोजर। वही डिकम्पोजर में कौन आते हैं भाई साहब, अब घटक में जैसे वायरस, बैक्टीरिया आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए, जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, मृत कर देते हैं। अब घटक, डिकम्पोजर, अपघटक, ये हो गए। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जहां से क्वेश्चन बनता है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसके अलावा अब कहां से और क्वेश्चन बनता है।
ये देखिए यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, आपका दिमाग हिल जाता है कि बहुत आता है भाई साहब। अमेंसालिज्म और कमेंसालिज्म, म्यूचुअलिज्म, लिज्म, कंपटीशन आ गया, प्रीडेशन आ गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसको भी समझिए यहाँ, इसीलिए मैं पूरा इकट्ठे करके इसको भी आप ऐसा ही बना लीजिएगा गाइज, इसको भी आप ऐसा ही बना लीजिएगा। मैं ज़्यादा नेशनल पार्क में पहुँच गया क्या? नहीं। अब देखिए ऐसा, इस तरीके से आप इसे बना लीजिएगा। इधर जो है उदाहरण है, ये सभी जो है एग्जाम्पल है, सभी के सामने मैं नोट कर दिया हूं। जैसे अमेंसालिज्म क्या है? अमेंसालिज्म को समझिए, जैसे दो स्पीसीज हैं, कहीं दो स्पीसीज साथ में हैं, तो एक स्पीसीज को ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगी, इसलिए मैं 0 लिख दिया हूं, ना लाभ ना हानि। ठीक है, एक स्पीसीज को, एक जात को ना लाभ होगी ना हानि होगी, जबकि दूसरी स्पीसीज जो होगी उसके साथ उसको नुकसान होगा। उसको क्या होगा? नुकसान होगा। गाइज ये कहलाता है, इस प्रकार का अगर संबंध है किसी दो जातियों के बीच में तो उसे कहते हैं अमेंसालिज्म। क्या कहते हैं? अमेंसालिज्म कहते हैं। कहीं कहीं ये माइनस नहीं शो करता, कहीं कहीं, लेकिन फैक्ट ये एक जाति को नुकसान होता है तो दूसरी जो है ना हानि होता है ना नुकसान होता है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, पेनिसिलियम जो फंजाई है और बैक्टीरिया के बीच का संबंध, पेनिसिलियम फंजाई एंड बैक्टीरिया के बीच का संबंध है अमेंसालिज्म। प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन में एक स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में एक स्पीसीज को लाभ होता है, दूसरी को हानि होता है। जैसे शेर द्वारा शिकार, हिरन का शिकार करना, भाई हिरन तो मर गया, नुकसान हो गया उसका, और शेर जो है उसका शिकार कर रहा है, शेर को भोजन मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो जातियों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है प्रीडेशन कहलाता है। पैरासिटिज्म क्या है? इसमें भी है, इसमें वही कंडीशन, एक जाति को जो है लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। जैसे अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना, आपने अमरबेल को देखा दूसरे पौधे पर उगता है, तो जिस पौधे पर उगता है उससे वो चूसता है, उससे पोषण लेता है। अमरबेल को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उस पौधे को जिस पर वो है, जिससे ले रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। तो ये देख लीजिए, अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना। कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, इसमें दोनों को जातियों को नुकसान होता है, दोनों जातियों को हानि होती है, माइनस। जैसे चूहे की कमी का प्रभाव बिल्ली और सांप दोनों पर होता है। अगर चूहा कम हो गए जहां पर है, जिस पर निर्भर है, बिल्ली भी निर्भर है और सांप भी निर्भर है। भाई सांप भी चूहा को खा लेता है और बिल्ली भी चूहा को खा लेती है। अब ये इसकी कमी हुई तो बिल्ली और सांप दोनों को नुकसान हो गया। तो ये देख लीजिए, कंपटीशन वहां होता है। भाई बिल्ली चूहा आपस में देखे, चूहो ही गए भाग, समझ रहे हैं, जब भाग गए तो यही कंपटीशन आ जाता है बिल्ली और सांप में हमेशा। कमेंसालिज्म क्या है? एक स्पीसीज को तो लाभ होता है, दूसरी स्पीसीज जो है इसको कहीं कहीं जो है हानि होती है और कहीं कहीं कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब उसकी सतह पर हो, चलो ठीक है। मतलब कमेंसालिज्म में एक को लाभ, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि, ना तो लाभ ना तो हानि, वही कंडीशन लगभग। अच्छा ये कंडीशन नहीं है, यहाँ एक को लाभ है, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि। जैसे चूसक मछली शार्क की सतह पर होती है, चूसक मछली शार्क की सतह पर होती है। अब यहाँ म्यूचुअलिज्म को देख लीजिए, इसमें दोनों स्पीसीज को लाभ होती है। जैसे लाइकेन में वही दो कंपोनेंट है, लाइकेन में एल्गी और फंजाई, तो दोनों को लाभ होता है, एल्गी को भी और फंजाई को भी। और फिग फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वेस्प, वेस्प के द्वारा जो फिग का पुष्प है वो परागण की क्रिया होती है, तो उसको भी कुछ मिल जाता है, वेस्प को पोषण, और इसमें पॉलिनेशन भी हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे वो गई जो है मधुमक्खी बैठी पुष्प पर, तो उसके द्वारा उसमें परागण की क्रिया हो गई पुष्प में, और मधुमक्खी को परागरस भी मिल गया। कोऑपरेशन में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। न्यूट्रलिज्म में दोनों को ना तो नुकसान ना तो लाभ, ये न्यूट्रल है बिल्कुल इस तरीके से। अब कुछ जो महत्वपूर्ण और प्रश्न आते हैं वो इस तरीके से हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे नेशनल पार्क है और मेन कंजर, और कुछ नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क तो और भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को मैं शामिल किया हूँ। इस नेशनल पार्क में मैं आपको बता दूं, इस नेशनल पार्क में कुछ जो जंतु हैं वो संरक्षित भी किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से कौन से जंतु हैं जो संरक्षित किए जाते हैं, उसकी लिस्ट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे नेशनल पार्क है, इसको भी आप ऐसा बना लीजिएगा गाइस, इस तरीके से आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर जैसे गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात। गी से गिर, गु से गुजरात, गीगू, गीगू ऐसा बनाइए आप थोड़ा सा याद करने के लिए। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? पहला गुजरात में है। इसमें किसका संरक्षण होता है? एशियन शेर, एशियाई शेर अथवा कह दीजिए बब्बर शेर। किसका कंजर्वेशन होता है? बब्बर शेर। कहाँ पर है? गिर, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क में बब्बर शेर का संरक्षण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। या एशियन लायन ऐसा शब्द।
दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में। इसमें किसका कंजर्वेशन है? टाइगर का। कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? नैनीताल, उत्तराखंड में। उत्तराखंड नैनीताल, इसमें किसका कंजर्वेशन है? टाइगर का। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। यह भी पूछा जाता है कहाँ है? काजीरंगा असम में। इसमें किसका संरक्षण है? गैंडे का, या कह दीजिए राइनोसोर्स। राइनोसोर्स ये फेमस फॉर, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन असम इज फेमस फॉर राइनोसोर्स। राइनोसोर्स के लिए फेमस है, अर्थात गैंडे के लिए। केदारनाथ नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कस्तूरी हिरन इसमें, मस्क डियर, कस्तूरी हिरन के लिए फेमस है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। इसमें टाइगर और बारहसिंघा इसका संरक्षण है, टाइगर और बारहसिंघा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ यहाँ पर पॉइंट्स और भी हैं, इनको भी देख लीजिए जो पॉइंट्स हैं, तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए ऐसे पॉइंट्स भी हम यहाँ पर बना रखे हैं, इनको देख लीजिए। जैसे चिल्का लेक, चिल्का झील कहाँ है? लोकेटेड इन उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में है। इस फेमस फॉर बर्ड, जो किसके लिए है? बर्ड के लिए प्रसिद्ध है, बर्ड के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली को तो जानते ही होंगे गाइस आप लोग, डॉक्टर सलीम अली बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है ये डॉक्टर सलीम अली। तो चिल्का लेक कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में, जो किसके लिए फेमस है? बर्ड के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ ने स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। और चंद्रप्रभा सेंचुरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, चंदौली में। उत्तर प्रदेश के चंदौली में, चंदौली जिले में चंद्रप्रभा सेंचुरी है। A high density of protected animals in a national park can result in intra-specific competition। ये पॉइंट्स एग्जाम में आया है गाइस, इसलिए मैं इस पॉइंट को शामिल कर दिया हूं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहां उत्पन्न होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहां उत्पन्न होता है? जब एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में, या कह दीजिए ऐसा नेशनल पार्क जहां पर ढेर सारे जो है प्रोटेक्टेड एनिमल को ज्यादा इकट्ठा कर दिया जाए, तब वहां पर जो है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन शुरू हो जाता है। और एक है WWFN, अब ये WN लिखें या ना लिखें, WWF हैज लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ जियांट पांडा। जियांट पांडा, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका लोगो जो है, WWF का लोगो क्या है? ऐसा पूछा गया है गाइस। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका लोगो क्या है? तो जियांट पांडा इसका लोगो है गाइस, जियांट पांडा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं गाइस। यहां पर जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे पहले इसका क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। और ये कहाँ है गाइस? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। इट इज फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। यह भारत का, यानी इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। अब यहाँ दूसरी पॉइंट्स है। दूसरा, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़ा और पुराना जो बोटेनिकल गार्डन भारत में, वो कौन सा है? कहाँ स्थित है? तो द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। कोलकाता के शिवपुर में है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये सबसे भारत का पुराना और सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन है। अब यहाँ कुछ यहाँ पर ये भी है, इस पॉइंट को भी देख लीजिए। मैं आपको एकदम मेन फैक्ट पॉइंट पर ले चल रहा हूँ गाइस, और इससे मैं आपको बहुत कम समय में पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट्स हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन है क्या, ये देख लीजिए। स्वस्थाने और बहिर्स्थाने, देखिए अब यहाँ एक सिटू कंजर्वेशन, यहाँ एग्जाम्पल पूछा जाता है गाइस, एग्जाम्पल। ऐसा आप समझिए, जो इन सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थाने, ये कुल मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। कहाँ होता है? ये नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, प्राकृतिक पर्यावरण में होते हैं कुल मिलाकर। और ये कैसे होते हैं? ये जो बनाए जाते हैं गाइस, एक दूसरे से जगह से ट्रांसफर करके वहां पूरा बना दिया जाता है। तो ये क्या है? ये बहिर्स्थाने, इसका नाम ही है एक्स सिटू कंजर्वेशन। बाहर से समझिए इसको ले आकर के पूरा बनाया जा रहा है या मॉडिफाइड किया जा रहा है। ये कैसा है? ये नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है कुल मिला के। इसका ट्रिक एक आप ध्यान रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है गाइस, क्या ट्रिक है इसका याद करने के लिए? एक का ट्रिक बना दिया हूं, दूसरा आप याद कर लीजिएगा। इन सिटू कंजर्वेशन का ट्रिक है बीवी का नशा।
बीवी का नशा, इसे आप समझिए बीवी का मतलब क्या है, बी से है, बी आई से है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बी आई से क्या है बायोस्फीयर रिजर्व, और वी डब्ल्यू आई से क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और का साइलेंट है बीवी, बीवी का मतलब बी आई और डब्ल्यू आई, बी आई से बायोस्फीयर रिजर्व, डब्ल्यू आई से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, का साइलेंट है। नशा का मतलब क्या है, यानी ऐसे नेशनल पार्क, और यस ए से सेक्रेट ग्रूव, सेक्रेट ग्रूव। तो ये आप जान लीजिए कि नेशनल पार्क जो है वो कैसा है, इन सिटू कंजर्वेशन में, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या तो बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा। तो इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल कौन है, बीबी का नशा याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, और कौन सा है सेक्रेट ग्रूव, ये ध्यान रखिएगा। और इधर इन सिटू जो कंजर्वेशन है इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, जीन बैंक, सीड बैंक, एक्वेरियम, टिश्यू कल्चर सेंटर, ये सभी जो है ये क्या है एक सिटू कंजर्वेशन है, एक सिटू कंजर्वेशन है गाइस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक आप ट्रिक बनाइएगा, दूसरा अपने आप ये हटा दीजिएगा, इसको वहां से निकाल करके सब कैसे हो जाएंगे एक सिटू कंजर्वेशन में आ जाएंगे। तो गाइस आपको बता दें ये जो मैं बनाया हूं इस तरीके से प्रक्रिया, हालांकि जो इतना भी है ये लंबा एक ही लेक्चर में पूरा जितना ये अभी मैं बताया उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरी जो 19 पेज का यह चैप्टर मैं बनाया हूँ, और इस जो ये PDF है इसे यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है आपको बता दें 10 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा इस PDF ओनली फॉर इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट, इस PDF के लिए जो आप 19 पेज की है, कितने पेज की है 19 पेज की है ये PDF। इसके लिए आपको 9219008522 इस पे आपको संपर्क करना होगा। जो लोग नए हैं, जो लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो 10 रुपये पेड करके, आप लोग जानते हैं कि एक स्कैनर भेजा जाता है और स्कैनर पर आपको पेड करके आपको ये PDF मिल जाती है। और जो लोग नए हैं वो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको अभी तक हमारे इस चैनल पर बायोलॉजी जोन पर जितने भी TGT PGT बायोलॉजी से संबंधित इस वर्ष के जितने भी चैप्टर फिनिश हुए हैं, जितने लेक्चर फिनिश हुए हैं, उसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो भी आपको पूरी PDF आपको मिल जाएगी, है ना। जितने लेक्चर हुए हैं, थोड़े बहुत अभी नहीं हुए हैं, उसको छोड़ करके बाकी आपको पूरे मिल जाएंगे। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको बोलना होगा, वहाँ लिख करके भेजना होगा, व्हाट्सअप करना होगा। वहाँ कॉल अलाउ नहीं है गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉल अलाउ नहीं है। आपको व्हाट्सअप करना है कि हमें TGT PGT का PDF चाहिए, वहाँ से आपको जानकारी दे दी जाती है, आपको कुछ शुल्क पे करके आपको PDF मिल जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये है फिलहाल अभी ये जो पूरा जो 19 पेज का है, अगर मैं फिनिश करूं तो गाइस जब ये थर्ड शायद तीसरा ही पेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और जैसे मैं समझा रहा हूं, पूरा कलेक्शन कर दिया हूं, इकट्ठा कर दिया हूं, इसको आप बखूबी अपने से ही समझ सकते हैं गाइस, अपने से ही समझ सकते हैं। तो एक बार इस PDF को ले लीजिए और आप इसे पढ़ लीजिए, फिर कल हम इसी का टेस्ट लेकर के आते हैं गाइस, कल इसी का हम आपको टेस्ट लेकर के आते हैं, फिर टेस्ट में आप शामिल होइए और फिर बताइए आप जो है, यदि नहीं समझ में आएगा पढ़ने से फिर आप लोग कमेंट करिएगा, मैक्सिमम जब कमेंट होंगे तो हम इसको फिर से समझा देंगे। फिलहाल हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपका सीमित समय में आपको पूरा बता देते हैं, उसी पैटर्न पे आपको पूरा पढ़ना होता है। और इस पूरे PDF में आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ लिया, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इसको पूरा तैयार किया गया, आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और सारा जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन, चाहे जहां में हो, चाहे वो LT ग्रेड का क्वेश्चन, RPSC का जो क्वेश्चन हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे PGT का हो, अगर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से प्रश्न आया है तो इसमें वो जरूर छपा है गाइस, इसमें वो जरूर शामिल है। मैं आपको बता दूं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे एसिड रेन है, चाहे जो भी हो, सभी हैं इसमें। देख लीजिए, जैसे डीम किसे कहते हैं, निच किसे कहते हैं, और इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, इनकी मैंने परिभाषा भी नोट कर रखा है, परिभाषा भी इसकी मैं नोट कर रखा हूं। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी मैं नोट कर रखा हूं। जैसे फर्स्ट अर्थ समिट फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन, सबसे पहले ये जो अर्थ समिति है पर्यावरण से संबंधित, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये ब्राजील में हुई थी। अभी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CFC, वो जो ओजोन लेयर है
उसका क्षरण किससे हो रहा है, किसकी उपस्थिति में क्षरण हो रहा है, तो CFC के कारण हो रहा है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण इसका क्षरण हो रहा है। अब जैसे द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में कौन सी वो गैस है, दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन, जो सूर्य के हानिकारक किरणों को जो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो है ओजोन। समझ रहे हैं, ओजोन। तो इसी तरीके से अब जैसे इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में द अर्थ विल बी, पृथ्वी कैसी हो जाएगी, अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी, एज कोल्ड एज मून, यानी चंद्रमा जैसे ठंडी हो जाएगी। कैसे, आप जानते हैं कि अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उमस बढ़ती है, वो ग्लेशियर जो है, वो बर्फ है, वो पिघलना शुरू होती है, और पिघलने से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वहाँ बर्फ है जो पिघली, तो वो जो है, जो सागर है, समुद्र है, वहाँ पर जो है जलस्तर क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। तो ऐसा भी घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी यहीं पर ही है। जैसे लार्जेस्ट ओजोन फॉर्मेशन, सबसे यानी ओजोन फॉर्मेशन का कहाँ सर्वाधिक होता है, पाया गया था अंटार्कटिका में पाया गया। नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में कितने हैं नंबर है बायोस्फीयर, कितनी संख्या है, 18 है। ये सभी जो है जितने भी, जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, CO2, मेथेन, CFC और N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, H2O नहीं, N2 और H2O, ये सभी गाइस, ये सभी हैं। जैसे अब यहाँ पर मिनीमाटर डिजीज एसोसिएटेड विद मरकरी, मिनीमाटर डिजीज किससे संबंधित है, मरकरी से है। और इटाइटाई किससे संबंधित है, कैडमियम से है। और ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स, ये सभी जो है, मैं आप ये बता दें कि जो नोट्स कर रखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, तो आप ये देख लीजिए कितना हम बताएंगे गाइस। ये पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही मेहनत करके इसे इकट्ठा किया गया है, पूरी PDF। आप थोड़ा सा हम और दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर ये देख लीजिए गाइस, जो फ्लोरा फौना ले जैसे अब ये देख लीजिए, इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम में देख लीजिए, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, स्थलीय है, और पारितंत्र और जलीय है पारितंत्र। अब इसमें भी जो पारितंत्र से संबंधित है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ग्राइजिंग फूड चेन क्या है और डेट्रिटस फूड चेन क्या है, तो इसे आप, ये बिगिन्स विथ प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर, यानी एनर्जी जो इसके ऊर्जा के स्रोत क्या है, एनर्जी सोलर है। प्राइमरी प्रोसेस, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये कौन सा है, ग्राइजिंग फूड चेन्स है। सम टाइम कनेक्टेड विथ डेट्रिटस फूड चेन, कुछ समय के लिए हो जाता है, ये चैनल बनता है। डेट्रिटस फूड टाइम ये कैसे चलता है, ये देख लीजिए, बिगिन से विथ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर से ही शुरुआत इसकी होती है। सोर्स ऑफ एनर्जी डेट्रिटस है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इसे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड है तो इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये कितने प्रकार से बनता है, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, आप जानते हैं। और यही आपको समझना है, जो संख्या का पिरामिड है दो प्रकार से होता है, एक अपराइट जो सदैव सीधा बनता है और एक इन्वर्टेड। और यही एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, सदैव तो ये सीधा रहता है लेकिन अपवाद किसमें रहता है, जैसे ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है संख्या का पिरामिड, यही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ये उल्टा हो जाता है, जैसे ट्री पेड़ है, अब पेड़ तो एक ही है, उसमें कीट ज़्यादा हो गए, अब कीट को खाने वाली चिड़िया ज़्यादा हो गई, फिर इसी तरीके से ज़्यादा चले गए तो संख्या इसकी बढ़ती चली गई, संख्या क्या हो गई, बढ़ती चली गई यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड, उल्टा हो गया संख्या की पिरामिड। अब सदैव तो ऐसे सीधा होता है लेकिन इसमें उल्टा होता है। अब उसी तरीके से जैव भार का पिरामिड सदैव तो सीधा होता है लेकिन उल्टा कहाँ होता है, उल्टा होता है एक्वेटिक सिस्टम में, जैसे तालाब में, तालाब पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो ये तालाब वाला जरूर ध्यान रखना है आपको, तालाब का जैव भार के लिए तालाब वाला ध्यान रखना है। और यहाँ पेड़ के लिए, वृक्ष के लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सेप्शन है इसी को आपको ध्यान रखना है। जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे भार, जो बड़ी मछली सबसे ज़्यादा भार हो जाता है, उससे छोटी कम भार, उससे छोटी कम भार, फाइटोप्लैंक्टन कम भार, तो इस तरीके से ये उल्टा हो जाता है गाइस, उल्टा हो जाता है। अब उसी तरीके से जो एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। 10% आप जो ला है लिंडेमान का, ये तो आप जानते हैं कि ओनली 10% एनर्जी गोइंग वन टू अनदर लेवल, एक से दूसरे लेवल में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, तो ये आप जानते हैं। तो इस तरीके से बाकी जो है जितना भी है आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे में इसे मैं बना दिया हूँ, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस चलिए फिलहाल आज इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, और एक बार फिर से बता दें कि कल इसी का टेस्ट होना है। आज आप लोग
इस देखिए, अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो भाई इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप जानते हैं। तो आप, मैंने बताया कि 10 रुपये जो है पेड करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। पूरे 19 पेज की है यह पीडीएफ, 18 पेज की यह पीडीएफ है इकोलॉजी की। आप 10 रुपये पेड करके, और नंबर है 9219008522। इस नंबर पर आप संपर्क करें। ये व्हाट्सअप करना होगा, आपको व्हाट्सअप करना होगा गाइस, समझ रहे हैं, व्हाट्सअप करना होगा। इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। यदि मैंने बताया कि आपको जितने लेक्चर अभी तक हो चुके हैं पूरे आपको पीडीएफ चाहिए, पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस नंबर पर आपको लिखकर सेंड करना होगा कि अभी तक टीजीटी पीजीटी की जितने भी लेक्चर हो चुके हैं सभी की पीडीएफ हमको चाहिए। तो आपको वहाँ शुल्क बता दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल कल आपका जो है इसी का इकोलॉजी का इन्वायरमेंट का आपका टेस्ट होना है। मैं टेस्ट लेकर के आऊँगा, और फिर आज यह देख लीजिए, पूरे दिन भर आप इसका अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आप हल करिएगा। कल हमारे इस टेस्ट में आप जरूर शामिल हो जाइएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।